इसको थोड़ा सा रिव्यू दिया गया होगा। तो इसको स्टार्ट करने के पहले इसके बारे में बता दूं, बहुत इजी लॉजिकल चैप्टर है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज़ होगा इसमें, तो इसलिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर आपको भूल गया है या आपने नहीं पढ़ा है या आप फिर से एक बार रिवाइज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के पहले आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो वीडियो है वो देखना चाहिए, उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी में आना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन का अगर हमें नॉलेज नहीं है तो हम प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं कर सकते, और दोनों का एवरेज जो है वो जेई के स्कोर को काफ़ी बढ़ा देता है। ठीक है, दोनों अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी ज़्यादा मार्क्स के भी आ जाते हैं, एडवांस में भी और मेंस में भी, तो 2 क्वेश्चन श्योर ही हैं। तो इसलिए आपको जो है उसको बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। ओके, अब ये जो प्रोबेबिलिटी है ये सबसे पहले गैम्बलर लोगों ने जो है वो इन्वेंट किया है इसको। उन्हीं लोगों के को देख के ही लोगों ने, फिर मैथमेटिशियन आए, उन्होंने इसके बारे में सोचा और फिर प्रोबेबिलिटी बनी। लेकिन जो ओरिजिन है उसका वो गैम्बलर, जुआरी और सटोरिये लोग जो होते थे ना, जो इधर उधर बैठ के जुआ खेलते हैं, उनसे ये मिली है हमको। तो ये उन्हीं की देन है, हम ऐसा समझ सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगी। बस जितना बताया जाए आपको उतना तैयार करना है, और डेली का डेली वीडियो मैं अपलोड करता जाऊँगा, आपको देखते रहना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। और बिल्कुल बेसिक जीरो से मैं आपको लेके चलूँगा, जीरो से एकदम, मतलब आप समझ रहे होंगे कि 9th 10th 11th सारा का सारा लेने के बाद फिर हम जेई मेन और एडवांस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं किया हुआ है तो आप मान के चलिए कि अगर मुझे बिल्कुल भी डाउट था, इसमें 11th में भी डाउट था, तो मैं बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं, कुछ मैथमेटिकल वर्ड इसमें आ जाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे पहला वर्ड इसमें आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो राइट डाउन, फर्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो वर्ड है रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसका मतलब होता है कि जो एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म जो हो रहा है वो अनप्लान्ड मैनर में परफॉर्म हो रहा है। मतलब प्लानिंग के साथ जो है वो परफॉर्म नहीं किया गया है, इसकी प्लानिंग नहीं है। इसको आप ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई प्रिडिक्ट कर लो कि भाई आउटकम जो है वो क्या आने वाली है, एडवांस में आप बता दो कि भाई ये आने वाला है, ऐसा कोई प्रिडिक्शन इसमें नहीं फॉलो होगा। इसलिए इसको बोलते हैं रैंडमली, रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसलिए इसका नाम रखा गया है रैंडम एक्सपेरिमेंट। बात समझ में आ रही है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्यों मतलब है, ये क्या मतलब है इसका, क्यों इसमें कोई भी प्लानिंग के साथ काम नहीं किया गया है। और दूसरी बात, इसमें हमेशा मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स आएंगी। तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल लिख लेते हैं। द वर्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट, द वर्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट, the word random experiment signifies that the word random experiment signifies that the experiment is performed, the experiment is performed in an unplanned manner, in an unplanned manner, unplanned manner। ओके, और इसके बारे में ये भी लिख सकते हैं कि इट हैज़ मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, इट हैज़ more than one possible outcomes, एक से ज़्यादा आउटकम्स आएंगी। और इसमें प्रिडिक्शन नहीं हम एडवांस में बोल सकते, इसीलिए बोला गया अनप्लान्ड मैनर। मतलब इसमें हम प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट,
इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। ठीक है ना, इसीलिए इसको बोला गया अनप्लान मैनर में जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसी को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल में अगर हम बात करें तो हम जो सुनते आए हैं टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन, उसके बाद सेलेक्ट अ कार्ड फ्रॉम अ कार्ड ऑफ 52 पैक जो होते हैं, सेलेक्ट अ कार्ड फ्रॉम a pack of 52 कार्ड, या फिर टॉसिंग अ कॉइन जैसे किया है तो डाइस का कर सकते हैं। डाइस को जब हम टॉस करेंगे, टॉसिंग अ डाइस भी लिख सकते हैं। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट में ये आएगा। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद अगर हम बात करें कि भाई सैम्पल स्पेस क्या होता है, और भी इसमें कुछ आते हैं मैथमेटिकल वर्ड। दूसरा हमारा है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस क्या है? तो ये जो है जितने भी हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स आएंगे एक्सपेरिमेंट में, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सैम्पल स्पेस। और इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एस से डिनोट करते हैं सैम्पल स्पेस को। तो लिख लेते हैं सैम्पल स्पेस द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, द सेट ऑफ all possible, the set of all possible outcomes of an experiment is called sample space, denoted by capital S। किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाई कैपिटल एस। और इसी में एक आता है सैम्पल पॉइंट, तो यहाँ पर वो भी लिख लेते हैं। एवरी आउटकम्स, जो भी आउटकम्स है उनको हम एलिमेंट बोलते हैं। एवरी आउटकम्स या एलिमेंट्स ऑफ द सैम्पल स्पेस, ऑफ द सैम्पल स्पेस, ऑफ द सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड सैम्पल पॉइंट। इसको हम सैम्पल पॉइंट कहते हैं। जैसे हम अगर वन कॉइन को टॉस करते हैं, वन कॉइन को टॉस करते हैं, तो हमारे जो आउटकम्स है, जो सैम्पल स्पेस है, एसएस बोल देते हैं इसको। तो ये हेड और ये टेल हो गया एक कॉइन को जब टॉस किया। सिमिलरली अगर हमने दो कॉइन को टॉस किया तो ये भी आपको पता होगा कि अगर टू कॉइन को टॉस करोगे तो हेड और टेल का जो मल्टीप्लाई है वो हेड और टेल के साथ हो जाएगा। तो क्या क्या मिल जाएगा? हेड हेड, पहले एच का एच के साथ, फिर एच का टी के साथ, फिर टी का एच के साथ, और फिर टी का टी के साथ। तो ये जो फॉर्मूला चलता है ये कौन सा चलता है? 2 to the power n का। n जो होता है उसमें नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे। जैसे नंबर ऑफ कॉइन बोल सकते हैं आप, नंबर ऑफ आउटकम्स तो मत बोलिए, इसको क्या बोलेंगे? इनको नंबर ऑफ कॉइन। जैसे मान लिया एक कॉइन का केस है तो ये 2 बन गए, 2 कॉइन के केस है तो 4 बन गए। 3 कॉइन का केस होगा, अगर 3 कॉइन का केस हुआ तो इसी में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? एच टी, फिर एच टी और फिर एच टी। इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई ये यहाँ लिखा हुआ है, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये लिखा हुआ है। एक बार h का मल्टीप्लाई इन सब में होगा तो h h h h h और t, h t h h t t कॉमा, फिर t का मल्टीप्लाई, इस t का मल्टीप्लाई इन चारों में करेंगे, t h h, सब जगह t पहले लगा देना है, t h t, t t h और t t और t, ये बन गया। ऐसे ही आप 3 कॉइन, 4 कॉइन, 5 कॉइन ये सब लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसी तरह यहाँ पर डाइस का अगर केस होता तो 1 डाइस के केस में क्या हो जाता है, 1 आ जाता है, 2 3 4 5 6, इनको करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। करली ब्रैकेट का मतलब होता है कि सेट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनको। तो इसमें जो चलता है फार्मूला वो कौन सा चलता है, 6 टू द पावर n का चलता है टोटल नंबर के केस में। जैसे 2 डाइस का केस है तो कितने केस आएंगे, 36 केस आएंगे। जैसे 1 1 आएगा, फिर 1 के साथ 2 आएगा, फिर 1 के साथ 3 आएगा, फिर 1 के साथ 4 आएगा, 1 के साथ 5 आएगा, 1 के साथ 6 आएगा। सिमिलरली ऐसे करते 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 और आगे बढ़ोगे जब आप, तो क्या बन जाएंगे, 1 के साथ 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। 2 के साथ करोगे, 2 के साथ 1 से 2 के साथ 6, 3 के साथ 1 से 3 की पावर 6 तक, 3,6 तक, 4,1 से लेके 4,6 तक, 5,1 से लेके 5,6 तक, और 6,1 से लेकर 6,6 तक। तो ये टोटल जो केसेस बनने वाले हैं हमारे, वो कितने बनेंगे हमारे, 36 केसेस बन जाएंगे, 36 केसेस। बात क्लियर हो रही। तो ये टोटल कितने केस बन जाएंगे हमारे, 36 केस। और इसका थोड़ा ब्रैकेट अच्छा सा लगा देते हैं, एक सुंदर सा ब्रैकेट। तो ये 3,1 से लेके 3,6 तक, 4,1 से 4,6 तक, 6,1 से लेके 6,6 तक हो गया। तो इसमें 6 की पावर, तो n जो है वो नंबर ऑफ डाइस को डिनोट कर देगा। तो ये टोटल केस के बारे में बात हो रही कि टोटल कैसे निकलेगा, ये भी टोटल की बात हो रही कि टोटल कैसे आने वाला है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होने वाले, सैम्पल स्पेस कितने आने वाले हैं टोटल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सैम्पल स्पेस। इसके बाद बात करते हैं इवेंट्स की। अब बात आती है कि भाई इवेंट क्या होती है। यहाँ तक बात क्लियर है। कभी कभी क्या होता है कि कॉइन के साथ डाइस को भी हम लोग कर देते हैं, कि कॉइन के साथ अगर डाइस को कर दिया तो क्या हुआ, तो कोई बात नहीं, कॉइन को रखो और साथ में डाइस को भी रख दो। कॉइन में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, डाइस में क्या होगा, कॉइन में क्या होगा, हेड और टेल होगा, डाइस में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। तो 1 के साथ पहले 1h 2h 3h 4h 5h 6h, फिर 1 के साथ किया, फिर 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ। इसी तरह टेल के लिए भी सारे कर डालें। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करके अपना आराम से निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आने वाली है। उसके बाद ज़रा बात करते हैं कि ट्रायल, एक वर्ड और आता है ट्रायल और एक आता है इवेंट। तो ज़रा इवेंट की बात कर लेते हैं कि इवेंट क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, इवेंट। इवेंट में क्या होगा वो भी लिख लेते हैं। इवेंट भी आपने नाम सुना होगा, इसमें कुछ तो होती हैं, जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इवेंट क्या होती है, तो ये जो सबसेट होता है ना सैम्पल स्पेस का, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इवेंट। तो लिख लेते हैं एनी सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस एसएस शैलेश श्रीवास्तव any subset of sample space is called an event denoted by capital E। इसको कैपिटल ई से आप डिनोट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई इवेंट है, जैसे हमने मान लिया 2 कॉइन को हमने टॉस किया, तो 2 कॉइन को जैसे ही आप टॉस करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, if 2 coin are tossed together, अगर 2 कॉइन को टॉस करते हैं आप, तो क्या क्या केस बनेंगे, सैम्पल स्पेस जो है वो क्या क्या बनने वाला है भाई, अभी ऊपर किया था, हेड टेल बनेगा, टेल हेड बनेगा, टेल टेल बनेगा और हेड हेड बनेगा, यही तो बनेगा, 4 केसेस बन गए। अब इवेंट अगर इसमें हम कहें कि भाई इवेंट बताओ, तो अगर किसी ने कहा है कि भाई इवेंट वो बताइए जिसमें केवल 2 हेड आते हों, ऐसे कितनी इवेंट है, तो यहाँ लिख लेते हैं इवेंट ऑफ गेटिंग 2 हेड। 2 हेड आने की कितनी इवेंट है, तो 2 हेड आने की कितनी इवेंट है, तो E1 हो गया, और 2 हेड आने की तो सिर्फ एक ही इवेंट है, तो E1H, H हो गया। एटलीस्ट 1 हेड आने की कितनी होगी, अगर मान लिया एटलीस्ट एटमोस्ट की बात करें, तो एटलीस्ट
ऑफ गेटिंग या इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड की नंबर ऑफ इवेंट क्या होंगी, नंबर ऑफ इवेंट। तो एटलीस्ट वन हेड का मतलब आप समझते हैं, एटलीस्ट वन हेड का मतलब कम से कम एक हेड तो आना ही आना है। तो एक हेड आना है तो एक तो हेड टेल वाला हो जाएगा, एक टेल हेड वाला आ जाएगा। कम से कम एक का मतलब दोनों भी आ सकते हैं। तो एक हेड हो गया, एक हेड टेल हो गया जिसमें एक हेड आया, एक टेल हेड हो गया, और एक हो गया जिसमें दोनों ही हेड आ जाए, वो भी हो सकता है। एटमोस्ट, जब एटमोस्ट की बात हो रही है, एटमोस्ट वन हेड, तो एटमोस्ट वन हेड का मतलब क्या होगा, एटमोस्ट वन हेड का मतलब हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आए, मतलब या तो एक भी हेड नहीं आए, जीरो हेड, या तो एक हेड आ जाए, हेड टेल या तो टेल हेड। तो एटमोस्ट का मतलब ये हो गया, एटलीस्ट का मतलब आपको समझ में आ ही गया। उसके बाद इसमें एक और आता है ट्रायल। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, ट्रायल। कि ट्रायल क्या होता है, ये भी बहुत बार बार यूज़ होगा कि ट्रायल कर रहे हैं हम, बार बार ट्रायल पे रख रहे हैं। तो ट्रायल का मतलब क्या होगा, ट्रायल का मतलब when an experiment is repeated under identical condition then each of the repeat is called trial। क्या हो जाएगा, when an experiment when an experiment when an experiment when an experiment is repeated under identical condition under identical condition then each of repeat is called then each of repeat is called then each of repeat is called a trial। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ये ट्रायल है। ओके, तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक हमने पढ़ा इवेंट के बारे में, एक सैम्पल स्पेस के बारे में, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में, और एक ट्रायल के बारे में। ट्रायल का मतलब क्या है कि जब हम कोई आइडेंटिकल कंडीशन बनाए और वो बार बार रिपीट होता जाए तो उस रिपीट को हम क्या बोल देते हैं, ट्रायल। तो ये हो गया ट्रायल। उसके बाद अब आगे बात करते हैं। ट्रायल के बाद बात आती है कि भाई इवेंट्स के टाइप्स क्या क्या हैं, काइंड्स ऑफ इवेंट या टाइप्स ऑफ इवेंट अगर उनकी बात करें तो ये क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी टाइप्स ऑफ इवेंट। अब टाइप्स ऑफ इवेंट में सबसे पहला नंबर आता है, टाइप्स ऑफ इवेंट में सबसे पहला नंबर आता है सिंपल इवेंट। कि ये सिंपल इवेंट क्या होती है। ये सब आपने 10th में पढ़ा होगा, जितना भी अभी पार्ट हम कर रहे हैं ये सब 9th-10th में हम पढ़ चुके होते हैं, लेकिन एक बार याद रखने के लिए, रिवाइज करने के लिए अगर हम भूल गए तो उसके लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। अच्छा है, अगर आपको याद है तो आप आगे बढ़ जाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको लगता है कि मुझे तो ये सब पता है तो आप आगे बढ़ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कोई भी इवेंट जो है उसको सिंपल इवेंट कब बोलेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई सिंपल इवेंट की बात हो रही है, तो अगर हम कोई भी इवेंट को जिसमें केवल एक ही सैम्पल पॉइंट हो उसी को हम बोल सकते हैं कि ये जो इवेंट है उसको हम सिंपल इवेंट बोलेंगे। मतलब उसका जो है एक ही सैम्पल पॉइंट होना चाहिए। बात क्लियर हो रही है। अगर मान लिया हमने 2 कॉइन को टॉस किया और उसमें हमने कहा कि भाई 2 कॉइन को टॉस किया तो 4 केसेस बने, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, और उसमें सिर्फ दोनों में टेल आए
पहले में भी टेल आया दूसरे में भी टेल आया तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट का मतलब समझ में आएगा जिसमें एक ही सैंपल पॉइंट होगा। इफ द सबसेट रिप्रेजेंटिंग एन इवेंट, राइट डाउन, इफ द सबसेट representing an event has only one sample point, of the sample space, the event is called simple event. The event is called simple event. ऐसी इवेंट को हम क्या बोलते हैं, सिंपल इवेंट। अगर मान लिया हमने दो कॉइन को टॉस किया तो चार केसेस बनेंगे। इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड तो कितने केस बने, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल और हेड हेड। अब इसमें उसने कहा है कि केवल जो है क्या होना चाहिए, द इवेंट ऑफ गेटिंग टेल ऑन वन एंड टेल ऑन द अदर, मतलब दोनों में टेल आए। द इवेंट ऑफ गेटिंग टेल ऑन वन and tail on the other. Also, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये इवन है तो इसमें क्या हो गया, टेल कॉमा टेल हो गया, तो इसमें एक ही मिला। तो अगर एक ही सैंपल पॉइंट मिला तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सिंपल इवेंट। बात क्लियर हो रही? तो ये क्या है, सिंपल इवेंट है, जिसमें सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट मिले उसको हम क्या बोल देते हैं, सिंपल इवेंट। चलिए अब दूसरे की बात करते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट। ये भी हमने सुना होगा, इक्वली लाइकली बहुत इजी इवेंट है ये भी। तो नेक्स्ट हेडिंग है इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट में क्या है, एक ऐसी इवेंट जिसके होने के चांसेस इक्वल, उसी को तो बोल दोगे आप इक्वली लाइकली, भाई उसके होने के चांसेस ही इक्वल है। जो जैसे मान लीजिए मैंने किसी कॉइन को टॉस किया तो उसमें चांसेस इक्वल है कि हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है। भाई कॉइन जो है वो बायस्ड नहीं है, अनबायस्ड कॉइन है ना। बायस्ड कॉइन में ये प्रॉब्लम होती है कि भाई जो हम चाह रहे हैं वही आ जाए, लेकिन अनबायस्ड कॉइन में ऐसा नहीं है। तो दोनों के आने के चांसेस इक्वल है, हेड के भी आने के चांसेस उतने ही हैं जितने टेल के आने के हैं। तो इस तरह की इवेंट को हम क्या बोल देते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो two event are said to be equally likely. Two event are said to be equally likely when we have no reason to expect anyone rather than the other. बात क्लियर है? किसी के भी चांस हमें नहीं पता है, दोनों के चांसेस इक्वल हैं, तो फिर हम कहेंगे कि ये भाई जो है वो इक्वली लाइकली है। कोई अगर हम एक अनबायस्ड कॉइन को टॉस करें, इफ एन unbiased coin is thrown
अगर हम किसी अनबायस्ड कॉइन को एक बार थ्रो करते हैं, देन हमें नहीं पता कि उसमें क्या आएगा, टेल आएगा कि हेड आएगा, तो उसके चांसेस इक्वल हैं. तो इफ एन अनबायस्ड कॉइन इज थ्रोन वंस, वी मे गेट a head or a tail. ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं कि भाई इसके आने के चांसेस इक्वल है, तो इसलिए ये इक्वली लाइकली इवेंट हो जाएगा. बात क्लियर हो रही है यहाँ तक? तो चलिए, ये भी बहुत इजी है, इसका भी नाम बहुत आप सुनेंगे आगे. इक्वली लाइकली के बाद अब आगे बात कर लेते हैं. नेक्स्ट का नाम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. इम्पॉर्टेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. ये बहुत काम आने वाली है. और दो इवेंट है, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एक अभी हम और आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट. दोनों में बड़ा डाउट रहता है. कई बार जब हम 12th की प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि म्यूचुअली को इंडिपेंडेंट बोल देते हैं और इंडिपेंडेंट को म्यूचुअली बोल देते हैं. तो उसमें बड़ा डाउटफुल रहता है कि भाई कौन सा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और कौन सा जो है वो इंडिपेंडेंट है. तो वो बातें अभी हम यहाँ पर करेंगे थोड़ी देर में. पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बारे में बात करते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होती है. तो कोई इवेंट दो अगर हैं, उनको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब कहेंगे? जब एक जो है वो, जैसे मान लिया हमने कि E1 और E2 दो इवेंट है हमारे पास, ऐसे मान लीजिए. पहले एक समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन तो बहुत ईजी है, लिख लेंगे. तो हमने क्या किया कि एक डाइस को रोल कर दिया, टॉस कर दिया, जो भी कर दिया, फेंक दिया. तो उसमें क्या हुआ, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया. अब E1 एक ऐसी इवेंट है जिसमें हमने कह दिया गेटिंग द इवन नंबर. तो E1 में आया 2, 4, 6 इवन नंबर. E2 जो है वो ऑड है, गेटिंग द ऑड नंबर, उसमें आया 1, 3, 5. E1 का इंटरसेक्शन E2 के साथ क्या दे देगा, 5. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 हो गया. तो इसलिए इन दोनों इवेंट को क्या बोल देते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. Two event E1 and E2 of sample space are called mutually exclusive when it is not possible for them to happen simultaneously. दोनों एक साथ हैपन हो, दोनों एक साथ वर्क करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है. बात क्लियर हो रही? अगर बोला इवन आएगा तो फिर इवन का ही लेंगे, तो फिर उसका ऑड से कोई मतलब नहीं है. ऑड आएगा तो उसका इवन से कोई मतलब नहीं है. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. यहाँ तक बात क्लियर हो रही है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है इसका. एक में हेड आया तो दूसरे में टेल आया, एक में टेल आया, मतलब उसने बोला ना कि भाई अगर हमारे 4 कॉइन को टॉस किया है, या 2 कॉइन को करो, या जैसे अभी हमने इसका किया उसको करो, तो हमें पता चल जाएगा कि अगर दो इवेंट है उनका इंटरसेक्शन 5 के इक्वल आया है. जैसे आपको याद होगा हमने डिसजॉइंट सेट्स पढ़े थे ना, डिसजॉइंट, तो इनको एक और नाम से बोलते हैं, इनको डिसजॉइंट इवेंट भी बोलते हैं. यहाँ पर लिख लेते हैं इसको भी, इसका एक और नाम है, इसको क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट इवेंट. इसी से आपको याद हो जाएगा कि भाई डिसजॉइंट का मतलब क्या है, उनका आपस में कोई जॉइंट ही नहीं है, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है. तो इसी को क्या बोल देते हैं फिर हम लोग, डिसजॉइंट. यानी उनका आपस में जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन आपस में क्या हो जाएगा, 5. तो इसका मतलब उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है. तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा. ठीक है, अभी एग्जाम्पल करेंगे तो आप समझ में आ जाएगी बात. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा? तो अगर ए और बी दो सेट हैं, अगर उन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों का इंटरसेक्शन 5 है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गई, बात खत्म. लिख लेते हैं. डेफिनेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेफिनेशन लिख सकते हैं, लेकिन हमें जो समझना है मोटे मोटे तौर पे वो हमारे काम आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन में डेफिनेशन तो नहीं पूछी जाने वाली. टू इवेंट
E1 and E2 of sample space are called mutually exclusive event when it is not possible for them to happen simultaneously. ठीक है, अगर हमने एक डाइस को रोल किया है या थ्रोन किया है, लेट अ डाइस बी थ्रोन वंस। अगर हमने एक डाइस को फेंका है और अगर उस डाइस में 1 2 3 4 5 6 सारे आते हैं और हमने E1 ले लिया, गेटिंग द इवन नंबर, E1 का मतलब गेटिंग द इवन नंबर, तो 2 4 6 हो गया। E2 जो है वो गेटिंग द ऑड नंबर है, तो 1 3 5 हो गया, 1 3 5। E1 और E2 का जो इंटरसेक्शन है वो कितना हो गया, 5 हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों इवेंट क्या हो जाएंगी, देन ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि अगर कोई भी दो इवेंट है उनका इंटरसेक्शन 5 के इक्वल आ जाता है, तो उन इवेंट्स को हम क्या बोल देते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, जॉइंट नहीं होना चाहिए, कोई भी दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए, तो उसको हमको क्या बोल देंगे, डिसजॉइंट इवेंट। E1 intersection E2 5, then two event are called, the two event E1 and E2 are mutually exclusive। तो ये क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाएंगे। इनको आप चाहो तो बना सकते हो इस तरीके से, पर आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इतना सब कुछ करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। ये सैंपल स्पेस हो गया, दो हमें ले लेने हैं, सर्कल जैसे हम लेते थे उसी टाइप से हम दो सर्कल ले लेंगे और दोनों सर्कल को यहाँ पे रख देंगे। थोड़ा छोटा कर देंगे, चलो भाई छोटे हो जाओ सर्कल, ये हो गया। उसके बाद एक दूसरा ले लेंगे, ये हो गया E2। तो E1 और E2 जो है वो क्या बन गए, एक हो गया E1 और एक हो गया E2, दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, 5। E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू 5। तो ये क्या हो गया हमारे, इन्हीं को हम क्या बोल देंगे कि ये जो दोनों E1 और E2 इवेंट है, ये कौन सी इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब इंडिपेंडेंट भी कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो मैं आपको वहाँ पर इंडिपेंडेंट और इन दोनों का कंपैरिजन करके बताऊँगा। अभी आप इसके बारे में बिल्कुल भी ना सोचें कि E1 और E2 इंडिपेंडेंट है, अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट को मैं वहाँ पर अभी बात करूँगा थोड़ी देर में, अभी हमें स्टार्टिंग से चल रहा है ना, तो अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं, वहाँ पर अभी हम नहीं जाएंगे। फिर वहाँ पर मैं इन दोनों को कंपेयर करके बताऊँगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। अभी हम 11th क्लास की बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें और 10th की लेके चल रहे हैं, अभी पहुँचेंगे। इंडिपेंडेंट एक्चुअली में हमारे 12th क्लास के सिलेबस में आती है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, तो इसलिए अभी मैं आपको इंडिपेंडेंट का आइडिया नहीं दूंगा। लेकिन आप इसको बिल्कुल भी ना बोले कि ये इंडिपेंडेंट है, कि ये दोनों अलग अलग हैं तो इसलिए इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का नाम से अलग मतलब है, और जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं वो अलग चीज़ है, तो इसलिए बिल्कुल भी इसमें ऐसी चीज़ें ना सोचें। अभी मैं आपको सिर्फ उसके बारे में नाम ही नहीं ले रहा हूँ,
अभी मैं आपको इसी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आती है कि भाई ये इवेंट हो गई, अब कौन सी बची, सिंपल हो गई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गई। फिर एक आती है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट क्या होती है? इफ़ एन इवेंट हैज़ मोर देन वन सैम्पल पॉइंट, जैसे एक केवल एक ही सैम्पल पॉइंट था तो उसको हम सिंपल इवेंट बोल रहे थे। अब ये क्या है, जिसमें एक से ज़्यादा सैम्पल पॉइंट होगा उसको हम क्या बोल देंगे? कंपाउंड इवेंट। तो लिख लेते हैं हेडिंग में, कंपाउंड इवेंट। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कंपाउंड इवेंट। क्या होगी डेफिनेशन इसकी? इफ एन इवेंट हैज़ मोर देन वन सैम्पल पॉइंट, इफ एन इवेंट हैज़ मोर देन वन sample point, it is called compound event। अभी याद होगी आपको, हमने सिंपल इवेंट के बारे में बात की थी। उसमें क्या किया था, उसमें हमने बोला था कि केवल एक ही सैम्पल पॉइंट हो तो उसको सिंपल इवेंट बोल देते हैं। अब ये कह रहा है कि अगर एक से ज़्यादा हो तो उसको हम क्या बोल देंगे? कंपाउंड इवेंट। सीधी सी बात है। अगर मान लिया E1 है और E2 है, तो E1 अगर हमने मान लिया कि इवन नंबर के लिए, जैसे मान लिया कोई एक एग्जांपल से समझते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 एक कॉइन को हमने टॉस किया। E1 जो है वो है इवन के लिए कि गेटिंग इवन नंबर, तो क्या मिल गया? 2 4 6। और E2 जो है वो क्या हो गया? E2 जो है वो ग्रेटर नंबर 4 की बात हो रही है। तो E2 क्या है? गेटिंग अ नंबर, इसको पूरा लिख लेते हैं, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। क्या हो जाएगा? 5 और 6। तो अगर कोई इवेंट बोले द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर एंड नंबर ग्रेटर देन 4, एंड नंबर ग्रेटर देन 4, इवन नंबर भी हो और 4 से ग्रेटर भी हो, तो क्या हो जाएगा? वो 6। तो इसको बोल देंगे कि 6 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो कंपाउंड इवेंट की बात समझ में आ गई कि देखिए यहाँ पर एक से ज़्यादा अगर हमारे पास होती तो उसको हम कंपाउंड इवेंट बोल देंगे। कंपाउंड इवेंट बोलते हैं, या तो इसको कंपोजिट इवेंट भी इसका नाम होता है, कंपाउंड इवेंट और कंपोजिट इवेंट। तो दो नामों से ये जाना जाता है, ध्यान रखना है खास इसका। सिंपल इवेंट एक ही सैम्पल पॉइंट हो, एक से ज़्यादा सैम्पल पॉइंट हो तो कंपोजिट इवेंट या कंपाउंड इवेंट। ठीक है, एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, 3 कॉइन को मान लिया टॉस किया, तो ई जो है वो एक हेड आया, एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर। एफ जो है वो एटलीस्ट 1 हेड अपीयर है। जी एक तीसरी इवेंट है, एटमोस्ट 1 हेड अपीयर है। तो ये सारी की सारी क्या होंगी? सारी की सारी क्या होंगी? कंपाउंड इवेंट होंगी, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा केसेस बनने वाले हैं। अगर मैंने 3 कॉइन को टॉस किया है और मैंने बोला एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्ड, कम से कम एक हेड जो है वो आना चाहिए, एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्ड। तो एक केस ऐसा होगा जिसमें एक एच आएगा, बाकी 2 टी होंगे। जब पहले में हेड आए, दूसरे में बाकी दोनों में टी आए। फिर एक केस ऐसा आएगा जब पहले में टेल आए, दूसरे में हेड आए, तीसरे में टेल आए, मतलब बीच में हेड आया, बाकी दोनों में टेल। तीसरा क्या होगा? जब पहले दूसरे दोनों में टेल आया, तीसरे में हेड आ गया। तो बात समझ में आ रही ना कि ये टॉसिंग 3 कॉइन के लिए, 4 कॉइन के लिए, कितने भी कॉइन के लिए कर लो, तो ये हो जाते हैं। इनको हम क्या बोल देते हैं? एक एग्जांपल और से समझ सकते हैं यहाँ पर, हट जाओ भाई। तो ये हमने ले लिया, फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं, टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस। ई जो है वो क्या है? एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्ड।
एग्जैक्टली वन हैड अपीयर्ड, तो ई क्या बन जाएगा, पहला एच आ जाए, बाकी दोनों में टी टी आ जाए। अच्छा एक काम करते हैं, कॉमा इसमें ऐसे नहीं लगाते, पहले एक साथ ही लिख लेते हैं। जैसे ये आया एच आया फिर टी टी आया, तो आया एग्जैक्टली वन हेड, बाकी दोनों में टेल। फिर पहले में टेल आया, दूसरे में हेड फिर टेल, फिर तीसरे में पहले टेल फिर टेल फिर हेड आ गया। तो ये जो है ये कौन सी इवेंट है, कंपाउंड इवेंट है। मोर देन वन सैम्पल पॉइंट की इवेंट को हम क्या बोल देते हैं, कंपाउंड इवेंट। बात क्लियर हो रही है बच्चों। फिर उसके बाद आती है, इसमें और आ जाती है कि अब चलो इतने से इतने के बाद हम बात कर लेते हैं कि भाई हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, क्या है हमारी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, फिर उसके कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं। तो लिख लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी। जो हमारा चैप्टर का नाम है वो लिख लेते हैं कि वो उसका फार्मूला क्या है, मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, तो ये प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबल्स नहीं जैसे बोलते लोग, बहुत ही प्रोबेबल है, चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है, ये सब अनसर्टेनिटी को फॉलो करता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, ठीक है ना। तो वही है, तो लिख लेते हैं द वर्ड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बोलो या चांस बोलो, बात एक ही है। चांस को तो हम बहुत बार यूज़ करते हैं अपने इसमें लैंग्वेज में, लेकिन प्रोबेबिलिटी का कम यूज़ करते हैं। द वर्ड प्रोबेबिलिटी एंड चांस आर क्वाइट फैमिलियर। Quite familiar to everyone. The probability, the word जो है probability बोलो या chance बोलो, ये हमें लगभग quite familiar एक तरीके से होते हैं, और हम डे बाई डे के कन्वर्जन में इसका यूज़ करते हैं। and are frequently used। in day to day conversation। चलिए डे टू डे में छोड़ देते हैं। अब जरा बताइए कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांस बोलो, प्रोबेबिली बोलो, इन सब का मतलब क्या है, अनसर्टेनिटी से। द वर्ड प्रोबेबली या बोलो चांसेस या बोलो पॉसिबिलिटी convey the sense of uncertainty। ये सब अनसर्टेनिटी को डिनोट करते हैं, जितने भी प्रोबेबिलिटी के जितने भी केसेस हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब ही यही है कि अनसर्टेनिटी। प्रोबेबिलिटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस, पूरा लिख लेते हैं इसको एक बार, बाद में तो फिर डायरेक्ट ही लिखना है हमको। फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, यही है हमारी प्रोबेबिलिटी। इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है इसको P से डिनोट करते हैं। इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के मिड में होती है,
जीरो कब होती है और 1 कब होती है, ये सब आपने पढ़ा होगा। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। इसको अभी हम आगे लिखेंगे। इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के मिड में ही आनी चाहिए, ठीक है। फ्रैक्शन में आएगी, फेवरेबल अपॉन टोटल कर देंगे, बस हमें ये ध्यान रखना है कि फेवरेबल अपॉन टोटल को ही हम क्या बोल देते हैं, प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं। बात क्लियर हो रही है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखिए, कई बार हमने केसेस देखे हैं कि डाइस के केस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं जब 3 डाइस को हम रोल करते हैं। 2 डाइस का भी इजी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। 2 डाइस का तो हम ढूंढ के निकाल ही लेते हैं, लेकिन आपको मैं एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ। वो 2 डाइस के लिए भी है और 3 डाइस के लिए भी है, कि 2 डाइस के लिए अगर हम यूज़ करें तो क्या शॉर्टकट होगा, और 3 डाइस के लिए भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। 3 डाइस एक्चुअली में क्या होता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसमें हम ढूंढ नहीं पाते जल्दी से सारे केसेस, कोई ना कोई छूट जरूर जाता है। तो हम शॉर्टकट लिखने जा रहे हैं, तो हेडिंग लिख लेते हैं शॉर्टकट। ये इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट है, बहुत ध्यान रखना है इसका। सम ऑफ 2 डाइस के लिए, किसके लिए शॉर्टकट है, सम ऑफ 2 डाइस, कि अगर 2 डाइस को हमने रोल किया है तो उनका क्या क्या प्रोबेबिलिटी आएगी कि उनका सम 7 हो जाए, उनका सम 8 हो जाए, उनका सम 9 हो जाए, उनका सम 9 और 10 हो जाए, उनका सम 11 हो जाए, 12 हो जाए। 12 तक ही होगा, 13 तो नहीं हो सकता। तो इस तरीके के उनके केसेस को हम डायरेक्ट एक चार्ट बनाएंगे, तो उससे हम डायरेक्ट 1 मिनट के अंदर ही, बल्कि 1 मिनट भी नहीं बोलूँगा, अगर आपने उसको बना लिया तो उसको देख के आप 1 सेकंड भी बहुत कम हो जाएगा, 4 से 5 सेकंड में आप सीधे आंसर दे दोगे। किसी ने पूछा नहीं, अगर आपके सामने वो चार्ट बना हुआ है, आप तुरंत देख के आंसर दे दोगे, ठीक है। और 2 डाइस का तो सब लोग कर ही लेते हैं, प्रॉब्लम किस में आती है, 3 डाइस के केस में, तो वो भी अभी हम बात करने वाले हैं। तो पहले शॉर्टकट सम ऑफ 2 डाइस के लिए, तो 2 डाइस है हमारे पास, तो उनका मिनिमम सम और मैक्सिमम सम क्या होगा, पहले उनकी बात करते हैं। तो 2 डाइस को रोल किया है, एक में 1 से 6 तक है, दूसरे में 1 से 6 तक है। चलिए डाइस भी आपको बना के दिखा देता हूँ। ये हमारा हो गया एक डाइस, और ये हमारा दूसरा डाइस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 1 से लेके 6 तक होंगे, 1 2 3 4 5 6, और सिमिलरली इसमें भी यही होंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो जो मिनिमम सम है, मिनिमम सम वो कितना हो सकता है, सबसे कम सम जब दोनों का हो, तो जब पहले में भी 1 आ जाए और दूसरे में भी 1 आ जाए। और मैक्सिमम सम क्या हो सकता है, मैक्सिमम सम हो सकता है 12, जब पहले में भी 6 आ जाए और दूसरे में भी 6 आ जाए, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम सम। अब कितने केसेस बनने वाले 2 डाइस के लिए, बहुत सारे हमने बात की हुई थी कि 6 की पावर n के अकॉर्डिंग चलता है, तो टोटल केस हमारे क्या बनने वाले हैं, टोटल केस 36 बनने वाले हैं। अब इनको चाहो तो आप सबको बना के बैठो, या मैं देखिए अभी आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। एक बार हम इसका शॉर्टकट समझ जाएंगे, फिर हमको इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हम क्या करेंगे, 2 से 6 तक सारे भी, 2 से 12 तक जितने हैं वो सारे नोट कर लेते हैं। ये सम है ना सारे के सारे, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 सम हो सकता है, 6 7 8 9 10 11 12 तक ही जाना है ना, मैक्सिमम मिनिमम से मैक्सिमम तक, 2 से लेकर 12 तक सारे नंबर लिख लिए। अब इन सारे नंबर का जो मिड का टर्म है उसको ढूंढते हैं कि भाई मिड में कौन है। तो देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 हटा दो, 6 हटा दो, इधर से भी 6 5 हटा दो, भाई 2 हटा दो, 3 हटा दो, 4 5 6, इधर से 5 हटा दिए और इधर से भी 5 हटा दिए, तो कौन सा मिड वाला हुआ, यही तो हुआ ना मिड में, ये मिड में पड़ेगा हमारे। तो मिड वाले को 7 को हम कैसे रखेंगे, एक ट्रायंगल शेप बना लेंगे और मिड वाले को रखेंगे ऊपर। देखो कैसे ट्रायंगल शेप बनेगा, इस टाइप से ट्रायंगल शेप बना देते हैं, और ये मिड वाले को जो 7 है उसको यहाँ रख देते हैं और बाकी सबको यहाँ रखना स्टार्ट करते हैं। पहले कौन सा होगा, मिनिमम सम 2 है,
फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7, 8, 9, 10, 11 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 12। और टोटल कितना है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो 36 से हमें डिवाइड करना है। तो ये जो हमने लिखा है ये क्या है, सम है, ये सम है। अब जरा फेवरेबल केस देखते हैं कितने मिलेंगे। तो फेवरेबल केस जब दोनों का सम 2 हो तो एक ही केस मिलेगा। कौन सा एक केस होगा, जब 1 1 आए, पहले में भी 1 आए और दूसरे में भी 1 आए। तो 1 सम 2 आने का एक ही केस है और वो है 1 1। 3 आने के कितने केस होंगे, 3 आने के केस होंगे या तो 1 2 आ जाए या तो 2 1 आ जाए। और कोई आएगा क्या, नहीं, तो 2 हो गया। 4 आने के केस कितने होंगे, 1 3 आ जाए, 3 1 आ जाए या 2 2 आ जाए। इसके अलावा कोई बनेगा। तो हम देख रहे हैं ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर सबसे ज़्यादा केस 7 के होंगे। 7 के 6 केसेस होंगे। कौन कौन से होंगे, स्टार्टिंग से ले लो, 1 से स्टार्ट करो, 1 के साथ 6, 6 के साथ 1, 2 हो गए, 2 से 5, 5 से 2, 4 हो गए। फिर तीसरा 2 से हो गया, 3 3 का 1, 3 4, 4 3, 6 हो गए। फिर 4 के बाद 4 का 4 3 हो ही चुका, 5 का 5 2 हो चुका, 6 का 6 1 हो चुका। तो 6 केस हो गए। तो इस तरीके से जैसे इधर जाता है उसी तरह यही ऑर्डर यहाँ पर रिवर्स में ऐसे ही कम होता जाता है। 5 3 2 और ये 1। 12 आने के सिर्फ एक ही केस होगा, जब पहले में भी 6 आ जाए और दूसरे में भी 6 आ जाए। अब देखिए कितना इजी हो गया। अगर मैं इसको बना के बैठ जाता हूँ, अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10, तो 10 आने के कितने केसेस होंगे, तो सम 10 आने का ये लिखा, कितने केस है, 3। आंसर हो गया 3/36, 1/12। उनका सम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 और 11, 5 आ जाए या फिर 11 आ जाए। तो 5 आने के कितने केसेस हैं, सम 5 आने के 4 केसेस हैं और 11 आने के कितने केसेस हैं, 2। तो 4 और 2 कितना हो गया, 6, 6/36। सीधे आंसर लिख दिया है। बताइए इससे ज़्यादा इजी क्या होगा। आप देखते जाइए, उनका सम 5 आ जाए और 7 आ जाए और 9 आ जाए तो हमें वो सारे ढूंढने नहीं पड़ेंगे। 5 और 7 और 9 तीनों के फेवरेबल केस को कर लिया, डिवाइडेड बाई 36, सीधे आंसर। बहुत ही इजी और इम्पॉर्टेंट है ये शॉर्टकट, ध्यान रखना है आपको, खास आपके लिए है ये, ठीक है। वैसे तो मैं ये 9 10th वालों को तो पता ही रहता है, बता देते हैं हम लोग जब कभी जाते हैं ऐसा कुछ एक्स्ट्रा देने के लिए उन्हें, तो ये सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ उनको। तो आपको भी मे बी हो सकता है आइडिया हो, अगर नहीं है तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार करें। उसके बाद 3 डाइस का एक केस और लिख लेते हैं। 3 डाइस, मेन प्रॉब्लम 3 डाइस में ही आती है। 2 डाइस का तो कोई भी कर लेता है, 3 डाइस में प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो लिख लेते हैं हेडिंग सम ऑफ 3 डाइस। 3 डाइस में मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि 3 डाइस में टोटल कितने केस बनने वाले हैं बच्चों, 3 डाइस में टोटल 3 डाइस को अगर आप रोल करेंगे तो 6⁻3, यानी कि टोटल 216 केस बनने वाले हैं। 6⁻3 का मतलब समझ रहे हो आप, 36 में हवा ख़राब हो जाती है, तो 216 का तो नाम सुन के ही डरावना हो जाता है मंजर एकदम कि अरे यार ये 216 केस कौन बनाएगा मेरे भाई, इसका तो शॉर्टकट होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर इसी के लिए जो है शॉर्टकट आपके लिए, खास आपके लिए बनाया गया 3 डाइस का। इसमें क्या होता है वो भी सुन लेते हैं, बहुत इजी और इम्पॉर्टेंट है। वही पूरी कहानी, मिनिमम सम मैक्सिमम सम लेंगे। तो अब मैं डायग्राम वायग्राम नहीं बनाता हूँ, सीधे आपको दिखाता हूँ कि मिनिमम सम कितना होगा। तो मिनिमम सम आप बता दीजिए कितना होगा। अरे तीनों में 1 1 आ जाए तो 3। मैक्सिमम सम कितना होगा, तीनों में 6 6 6 आ जाए तो 18। तो 3 से लेके 18 तक सारे नंबर लिखते चले जाओ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। अब इस 18 तक में बीच वाला नंबर ढूंढना चालू करते हैं। तो बीच वाले नंबर को ढूंढते हैं कौन कौन से बीच में आएगा। तो देखिए यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से हमने इतने टर्म हटा दिए,
कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से भी 8 हटा दीजिए 3 और 3 6 और कितने हो जाएंगे यहाँ पर 7 7 हटाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 यही हटाइए। आपको 10 नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों को हटा दिया मैंने। तो इनको हटाने के बाद हमारे पास क्या बन गया, ये दो मिड में आ रहे हैं, ये दोनों मिड में आएंगे। तो मिड में अगर ये दोनों आ रहे हैं तो मिड के लिए हमने क्या किया, मिड के लिए हमारे पास अब ट्रायंगल तो बनेगा नहीं क्योंकि दो को मिड में बनाना है। तो दो को मिड में बनाने के लिए हमने क्या किया, कुछ इस टाइप से उसको बड़ा कर दिया थोड़ा सा। मिड में हमें लाना है तो दो केस ले लेते हैं मिड के लिए। तो ये मिड वाला जो है वो ऐसे बना देते हैं, एक टेबल टाइप का बना देते हैं। टेबल में दो लोगों को रखेंगे यहाँ पर, एक इधर आ गया और एक इधर आ गया। अब क्या होगा देखिए, यहाँ पर जब हमने इन दोनों को रखा तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, जब इन दोनों को रखा हमने तो इन दोनों को रखने के बाद यहाँ पर 10 हो गया और यहाँ पर 11 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 बन गए सारे के सारे। टोटल किससे डिवाइड करना है, 216 से। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू ये हो जाएगा फेवरेबल अपॉन टोटल। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए क्या ध्यान रखना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, सम के लिए है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे फेवरेबल केसेस के लिए कि फेवरेबल केस 3 आने के कितने केस होंगे, एक ही केस होगा 1 1 1, सिर्फ इकलौता केस। लेकिन जैसे ही 4 आने की बात होगी तो 4 आने के कितने केसेस हो पाएंगे, तो 4 आने के लिए हमारे पास केस होंगे 1 2 1। जैसे पहले में 1 आ जाए फिर 2 फिर 1, या 1 1 2 या 2 1 1, मतलब 2 को तीनों जगह पे आप भेज दीजिए। पहले में 1 फिर 1 फिर 2 फिर 1 2 1 फिर 2 1 1, तो ये 3 केसेस बन गए। तो इसके मतलब 4 आने के उनके 3 केसेस हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमको एक दो और ढूंढने पड़ेंगे। जैसे 5 है तो उसके 5 आने के 6 केसेस होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरीके से ग्राफ हमारा बढ़ रहा है। यहाँ पर हमारा +2 के साथ बढ़ रहा है, यहाँ पर हमारा +3 के साथ बढ़ रहा है, यहाँ पर जब आप जाओगे तो फिर +4 के साथ बढ़ेगा। तो ये +4 के साथ हो गया। तो 6 के बाद अब क्या आ जाएगा 10, फिर क्या आएगा 15, फिर क्या आएगा 21 और फिर क्या आएगा 25 और फिर क्या आएगा 27। यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि 4 के बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पे 5 बढ़ा दिए, +5 हो गया। 5 के बाद फिर हमने क्या बढ़ा दिया यहाँ पर +6, लेकिन 6 के बाद यहाँ पर 7 नहीं बढ़ा है। 6 के बाद यहाँ क्या हुआ, फिर 4 बढ़े हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि ये 4 बढ़े हैं। और 4 के बाद फिर यहाँ पर क्या है, 25 के बाद फिर यहाँ पर +2 बढ़ने वाले हैं। इसके कितने बढ़ने वाले हैं, +2 बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर ज़रा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसके कितने बढ़ गए, 25 से 27 तक +2। तो ये देखना है हमको कि यहाँ पर ऐसे ध्यान रखना है कि पहले हमें 2 3 4 5 6 तक जाना है, 6 के बाद फिर 4 और 2 में आना है। जैसे 6 को ऐसे हम याद रख सकते हैं कि 6 कैसे आता है, इन्हीं दोनों का सम तो होगा, 4 और 2 का सम, और किसी का सम तो 6 आएगा नहीं। तो पहले +2 +3 +4 +5 +6 तक बढ़ाना है। और 6 के नीचे देख लो कि 6 किसका सम होता है, तो 5 4 का हो नहीं सकता, 5 3 का नहीं हो सकता, 5 2 का नहीं हो सकता, तो 4 और 2 का ही हो रहा है। तो इसलिए बाद में 4 बढ़ाना है फिर 2 बढ़ाना है। आप इसको रट लें या इसको समझ लें, जैसे भी चाहे आप इसको याद कर लें। उसके बाद देखिए जो यहाँ पर होगा वही कहानी पूरी यहाँ पर रिपीट हो जाएगी कि 3 डाइस को हमने रोल किया और उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है। ये हमने इसको इरेज कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो गया, 27 के बाद क्या होगा, यहाँ 27, फिर यहाँ पर ये 12 के लिए 25 21 15 15 के बाद 10 10 के बाद 6 फिर 3 और फिर लास्ट में 18 आने का कितना केस होगा, 1। जब तीनों में 6 6 6 आ जाएगा तो 1 हो गया। तो इस तरीके से 3 डाइस का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमको ध्यान रखना है। ठीक है।
अब जैसे मैं आपसे इसके बारे में पूछूं तो देखिए क्वेश्चन बहुत इजी आपको लगेगा अगर आप कर पाएंगे इसको। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 13 आने का क्या हो। तो देखिए 13 आने के लिए हमें सम को देखना है, तो 13 आने के लिए क्या लिखा हुआ है 21 लिखा ना, उनका सम 13 आने के फेवरेबल केस कितने हैं। अब अगर ये बनाने पड़ जाए तो फिर पक्की बात है कि कोई ना कोई हमसे छूटेगा जरूर, पक्की बात है, कोई ना कोई हमसे मिस हो जाता है। कई लोग बना लेते हैं लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और इसको आपने एक बार बना दिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधे आप क्वेश्चन पूछते जाइए और किसी का भी आंसर। उनका सम 15 आने के कितने केसेस होंगे, उनका सम 15 आने के, तो 15 आने के 10 है, तो 10/216 हो गया। उनका सम 8 आ जाए और 17 आ जाए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 8 और 17, 8 आ जाए या फिर 17 आ जाए। तो देखिए 17 आने का भी ये लिखा हुआ है, 8 आ जाए उनका कितना है, 8 आने का कितना है, ये लिखा हुआ है 8 आने का, 8 आने का कितना है, 8 को हटाना पड़ेगा मुझे, ये यहाँ पर मैंने 8 लिख दिया। 8 आने का जो है वो कितना है 21 है, 8 आने का 21 है, और 17 आने का कितना है 3 है, तो 21 + 3 तो कितना हो जाएगा 24। तो 8 आने का 21 हो गया, 21 + 3 जो कि क्या बन जाएगा 21 + 3/216, तो ये हो गया 24/216। इसको आप कट कर लेंगे, छोटा कर लेंगे, वो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कैसे करेंगे वो बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि हमें करना कैसे है। तो ये 3 गेटिंग ऑफ 3 के लिए भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट केसेस थे जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, 3 डाइस के लिए और 2 डाइस के लिए, ठीक है बच्चों। बाकी फिर नेक्स्ट टर्न पे करते हैं, आज इतना ही करते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले टर्न पे।